फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम देखते हैं हमारा लेक्चर नंबर नेक्स्ट जो है 14। तो लास्ट लेक्चर में हमने किस चीज़ के बारे में देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन और सेडिमेंटेशन के बारे में। तो सेडिमेंटेशन के बाद में अपन सेडिमेंटेशन के दो चार जो नोट्स हैं वो अपन को लिखवाने थे। वो कौन कौन से हैं वो मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ। एक तो क्या था हमारा कि सेडिमेंटेशन टैंक जो उसकी एफिशिएंसी को अपन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने बताया था कि किस किस चीज़ पर निर्भर करती है, वो तो मैंने आपको लिखवाई दिया था ऑलरेडी, किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। दूसरी बात, ये जो सेडिमेंटेशन टैंक है उसकी एफिशिएंसी को और बढ़ाने के लिए, मतलब कि भाई उसके अंदर ज़्यादा पार्टिकल नीचे सेटल हो पाए, उसके लिए अपन क्या करें? उसके लिए अपन को कुछ नहीं करना, सिंपली उसके अंदर अपन को लाइम को मिलाना है, CaSO4 का अपन को मिलाना है। तो लाइम को अपन मिलाते ही क्या हो जाएगा, वो जो पार्टिकल से बहुत ज़्यादा मात्रा में बैठने लगेंगे, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या भाई, सेटलिंग वेलोसिटी किस चीज़ पर निर्भर करती है, अपन ने कल डिस्कस किया था। Vs इज टू रूट 4/3 G-1 GD/CD, मतलब किस किस चीज़ पर? एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पर, और स्पेसिफिक ग्रेविटी तब ज़्यादा होगी जब पार्टिकल का वेट ज़्यादा होगा। तो कुल मिलाकर के एक तो पार्टिकल के वेट पर निर्भर करता है अपनी जो सेटलिंग वेलोसिटी है, और दूसरे साइज पर। वो दोनों ही चीज़ लिखी है मैंने, पार्टिकल के साइज व वेट पर निर्भर करती है। सेडिमेंटेशन टैंक के द्वारा कितना अपन रिमूव कर सकते हैं सस्पेंडेड सॉलिड को? लगभग 70% तो सस्पेंडेड सॉलिड को आप रिमूव कर सकते हो, और 10 से 25% ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी नीचे बैठ जाता है, ठीक है ना। और क्या है अपना क्लैरीफ्लोकुलेटर, ये क्या होता है भाई? कई बार क्या करते हैं अपन, इन तीनों प्रोसेस को एक ही टैंक में कर देते हैं। एक ही टैंक में 3 चैम्बर बना दिए, एक चैम्बर में हो रहा है कोगुलेशन, दूसरे में फ्लोकुलेशन, तीसरे में सेडिमेंटेशन। तो एक ही टैंक में तीनों चैम्बर हैं, तीनों प्रोसेस हो रहे हैं, तो उस टैंक को अपन बोलते हैं क्लैरीफ्लोक्यूलेटर। क्लियर है क्या नहीं? तो क्लैरीफ्लोकुलेटर क्या होता है? जब कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन व सेडिमेंटेशन तीनों प्रोसेस एक ही टैंक में किए जाते हैं, तो इस टैंक को क्लैरीफ्लोकुलेटर कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि भाई जो मैं आपको बता रहा था कि अपन एक क्वेश्चन करके देखें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो सेडिमेंटेशन टैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं अपने? देखो, आपको सिंपली क्या चीज़ दे देगा, जो टैंक है उसकी डायमेंशन दे देगा, और आपको डिस्चार्ज की वैल्यू दे देगा, ठीक है। और आपको क्या बोलेगा, या तो सरफेस एरिया निकालो। आपको आपको डायमेंशन नहीं दे रखी, तो आपको सरफेस एरिया निकलवा रहा है। तो सरफेस एरिया कैसे निकलवाएगा भाई? Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी होता है ना, Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। या तो आपको डिस्चार्ज दे देगा और वेलोसिटी दे देगा, क्या पूछेगा? सरफेस एरिया, ठीक है। या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछेगा आपसे। तो भाई वेलोसिटी तो गिवन होगी नहीं, अपन को वेलोसिटी की जगह क्या देगा? सेटलिंग वेलोसिटी या फिर ओवरफ्लो रेट। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आपको डिस्चार्ज दे रखा है, ओवरफ्लो रेट दे रखी है, तो डिस्चार्ज में ओवरफ्लो रेट का भाग दे देना, एरिया आ जाएगा। सिंपली अब अगर मैं आपको बताऊं तो आपको कुछ नहीं करना क्वेश्चन के अंदर, केवल आप क्वेश्चन को पढ़ो, और जो आपसे पूछ रहा है ना, मान लो डिटेंशन टाइम पूछ रहा है, तो उसकी यूनिट देखो कि टाइम की यूनिट क्या है, आर में आना चाहिए। ऑप्शन में देख लेना यूनिट किस में है, आर में है, डे में है, किस में है। तो अपन ऊपर जो डेटा दिया हुआ है उसकी क्वांटिटीज को कैसे अपन एडजस्ट करें कि अपना जो आंसर है आर में आ जाए। एडजस्ट का मतलब क्या है? गुणा करें आपस में, भाग दें। तो इस तरह से आप आंसर को निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल। ए सेडिमेंटेशन टैंक ऑफ साइज 40 मीटर बाय 10 मीटर बाय 4 मीटर, कोई साइज दे रखा है। इस ट्रीटिंग 40 mld वाटर, 40 मिलियन लीटर पर डे, इतना उसका पानी को ट्रीट कर रहा है। कैलकुलेट फ्लो वेलोसिटी, ओवरफ्लो रेट एंड डिटेंशन पीरियड ऑफ टैंक। टैंक की तीनों चीज पूछ रहा है। एक तो फ्लो वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी क्या होती है अपनी? ये वाली। तो ये कैसे निकालोगे? मैंने आपको बताया था कि डिस्चार्ज में ये वाली वेलोसिटी निकालनी है, तो इसका क्रॉस सेक्शन यही तो होगा। टैंक ऐसे है लंबा, तो इसका क्रॉस सेक्शन ये होगा। ये का मतलब क्या है? विड्थ और डेप्थ। तो डिस्चार्ज में किसका भाग दे देंगे अपन को? एरिया का भाग देना है। तो एरिया कौन सा? विड्थ और डेप्थ लोगे आप। तो देखो गिवन क्या क्या अपन को? LBH, लेंथ, विड्थ, हाइट, या डेप्थ का हो। डिस्चार्ज 40 mld। mld का मतलब क्या होता है? मिलियन लीटर पर डे। इसको ml/d नहीं लिखते। पर क्या जो होता है, पर जो वर्ड होता है ना इसके अंदर अपना साइलेंट होता है। mld, मिलियन लीटर पर डे। तो मिलियन का मतलब 10⁶, लीटर पर डे। अब लीटर को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ मीटर क्यूब में, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब। तो कितना आ गया मेरा? ये 40,000 मीटर क्यूब पर डे। तो डिस्चार्ज की वैल्यू अपनी आ चुकी है 40,000 मीटर क्यूब पर डे। मीटर क्यूब में इसलिए कन्वर्ट करते हैं अपन ताकि सारी क्वांटिटी मीटर में चल रही है, इसलिए अपन ने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, अपना ईजी हो जाएगा। फ्लो वेलोसिटी निकाली, VF बराबर Q/BH। तो Q क्या? 40,000 अपॉन में B इंटू एच। भाई B इंटू एच क्यों लिया है मैंने बता दिया, विड्थ अपॉन हाइट लेंगे, क्योंकि अपन फ्लो वेलोसिटी निकाल रहे हैं। अगर अपन ओवरफ्लो रेट निकालते या सेटलिंग वेलोसिटी निकालते, तो पानी डिस्चार्ज अपन इस तरह से कैलकुलेट करते, तो एरिया कौन सा था? ये वाला, सरफेस एरिया, मतलब लेंथ इंटू विड्थ। तो फ्लो वेलोसिटी के लिए Q/BH किया, Q है 40,000,
और ये है 10 × 4, तो ये आ गया अपना कितना 1000 मीटर पर डे। लेकिन वेलोसिटी तो आपको मीटर पर सेकंड में निकालनी है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, तो 24 60 60 का भाग दिया तो वैल्यू मीटर पर सेकंड में आएगी। इसको सॉल्व किया तो वैल्यू क्या है 0.116 मीटर पर सेकंड। क्लियर है कि नहीं? तो ये उसकी फ्लो वेलोसिटी है। ऐसे अपन ओवरफ्लो रेट निकालेंगे, ओवरफ्लो रेट को अपन क्या बोलते हैं सेटलिंग वेलोसिटी, एक ही चीज होती है। इसको कैसे निकालोगे डिस्चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया क्या है लेंथ इंटू विड्थ, तो 40,000/40 गुणा में 10। लेंथ क्या है भाई 40, विड्थ क्या है 10, 40 × 10 किया मैंने तो क्या वैल्यू आई 100 मीटर पर डे। इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो कितनी वैल्यू आई 0.0116 मीटर पर सेकंड। डिटेंशन टाइम निकालना है कि कितने टाइम तक पानी जो है उसके अंदर रुका हुआ है, तो उसको कैसे निकाला जाएगा, उसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे वॉल्यूम अपॉन में डिस्चार्ज करेंगे। वॉल्यूम क्या है 40 × 10 × 4/40,000 और ये क्या है हमारा डे। तो ये वैल्यू किस में आएगी भाई, ये मीटर क्यूब पर डे, तो डे में वैल्यू आ रही है। मुझे आवर्स में निकालनी है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं, तो मैं इसको 24 से गुणा करूंगा, तो मैं इसको 24 से गुणा करता हूं, कितनी वैल्यू आएगी इसकी डे 16/4/100 गुणा 24। भाई इतना आवर्स आ गया ना, 24 चौके 96, तो 0.96 आवर्स। 96/100 करेंगे 0.96 आ जाएगा, तो 0.96 आवर्स मतलब एक घंटे से भी कम, तो इतना इसका डिटेंशन पीरियड रहेगा। इस तरह से हमने वैल्यूज निकाली, तो सिंपल अपन निकाल पाएंगे आराम से। आपसे कुछ भी क्वांटिटी पूछ सकता है, मैंने तो तीनों लिखी है, कोई एक क्वांटिटी पूछेगा क्वेश्चन दे करके, तो इस तरह से अपन इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट जो प्रोसेस है, तो अपना सेडिमेंटेशन कंप्लीट हो चुका है, आप इसको इस तरह से उतारेंगे, उसके बाद ये वाली चीज उतारेंगे। तो पहले अपन फिल्ट्रेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो भाई फिल्ट्रेशन क्या होता है, अब देखो क्या क्या हो चुका है अपना, फिर से देखते हैं अपन। सबसे पहले अपना स्क्रीनिंग, फिर एरेशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, 5 प्रोसेस हो गए। जरूरी नहीं है कि हम पांचों को यूज करें, हो सकता है हम स्क्रीनिंग के बाद डायरेक्टली सेडिमेंटेशन कर दें। क्यों? ना तो उसके अंदर हमारी कोई डिजॉल्व गैसेस थी, ना बदबू आ रही थी, ना टेस्ट में कोई प्रॉब्लम थी, तो हमने क्या किया उसका एरेशन भी नहीं किया, छोटे छोटे पार्टिकल्स भी नहीं थे, तो मैंने उसका कोगुलेशन फ्लोकुलेशन भी नहीं किया, डायरेक्टली स्क्रीनिंग सेडिमेंटेशन, इसको बोलेंगे प्लेन सेडिमेंटेशन। उसके बाद फिर डायरेक्टली अपन फिल्ट्रेशन करेंगे। तो फिल्ट्रेशन क्यों करते हैं भाई, सेडिमेंटेशन चाहे आप कोगुलेशन एडेड वाला करो चाहे प्लेन करो, फिर भी छोटे मोटे पार्टिकल तो रह ही जाएंगे। क्यों रह जाएंगे, पानी बहता हुआ है, कॉन्टिन्यूसली फ्लो है, तो पार्टिकल जो है वो नीचे बैठेंगे, सही बात है, लेकिन डिटेंशन पीरियड जैसे आपने इसमें देखा कितना, 1 घंटे से भी कम है, तो कुछ पार्टिकल तो सीधे सीधे निकल जाएंगे। ठीक है, पानी में आए, कुछ पार्टिकल बैठे और कुछ पार्टिकल यूं एज इट इज नीचे निकल जाए, क्योंकि वो बहुत छोटे पार्टिकल थे। हो सकता है बड़े पार्टिकल भी निकल गए हो, क्यों? क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिला बैठने का, वो बैठने वाले थे कि इतने में बाहर निकल गए वो। तो कुल मिलाकर के ऐसे जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड्स, वेरी स्मॉल और वी कैन से स्मॉल सस्पेंडेड सॉलिड जो रह चुके हैं पानी के अंदर सेडिमेंटेशन के बाद में, तो उनको अपन रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, उनको रिमूव करने के लिए अपन फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन क्यों करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें अपन पानी को फिल्टर के ऊपर से गुजारते हैं, फिल्टर बेड। अब फिल्टर किसका बना होता है भाई, ऐसा कोई केमिकल चीज़ नहीं, जो अपने आरओ, जो घर में आरओ लगा होता है ना, उसके अंदर जो फिल्टर होते हैं अपने फॉर्म जैसे, ऐसा कोई फिल्टर नहीं होता। ये बहुत अब जो बात हो रही है बहुत लार्ज स्केल की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी अपने पास, उसको फिल्टर करने के लिए ऐसे आरओ काम के नहीं है। उसके लिए अपन क्या करते हैं, पूरा पूरा एक चैम्बर बनाते हैं, पूरा बेड बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। सबसे नीचे तो बड़े पत्थर रखते हैं, मतलब ग्रेवल्स, उससे छोटे, ठीक है, सैंड, उससे छोटे पार्टिकल्स, तो इस तरह से अपन रखते हैं। ऊपर से अपन पानी को डालेंगे तो जो भी पार्टिकल्स या जो सस्पेंडेड सॉलिड सारे उसमें रुकते चले जाएंगे। तो अपन एक पूरा पूरा चैम्बर बनाते हैं, पूरा पूरा फिल्टर का एक बेड बनाते हैं, तो वो होता है अपना फिल्टर का बेड। तो फिल्टर अपने कितने प्रकार के होते हैं वो सब देखते हैं। तो अपना फिल्ट्रेशन क्या है, इस प्रोसेस में पानी को फिल्टर से गुजारा जाता है, जो कि मैंने आपको बताया अभी, जिससे पानी में मौजूद वेरी फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, वो भी रिमूव, सारे नहीं होते, कुछ रिमूव हो जाते हैं। और क्या रिमूव होता है, ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होता है। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैंने बुक के अंदर माइक्रो डैश ओ से डिनोट कर रखा है, और ऑर्गेनिक मैटर को ओ डैश कैपिटल एम से, तो ये शॉर्ट में आपको ध्यान रखना है। और वह मिनरल सॉल्ट्स को रिमूव किया जाता है, ठीक है ना। फिल्टर निम्न प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, कि कैसे पानी उसके अंदर बह रहा है।
अगर जो हमारा पानी है वो अंडर ग्रेविटी फिल्टर पर जा रहा है, मतलब हमने पानी को छोड़ा और वो ग्रेविटी के कारण नीचे जा रहा है अपने आप, तब जाकर पानी फिल्टर हो रहा है, तो अपन उसको बोलते हैं कौन सा, ग्रेविटी फिल्टर। और एक होता है कि अब पानी अपने आप नहीं, अपन भेज रहे हैं प्रेशर से, मतलब पंपिंग करके, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रेशर फिल्टर। तो ग्रेविटी फिल्टर और प्रेशर फिल्टर दो प्रकार के फिल्टर हो गए अपने, एक तो हो गया ग्रेविटी फिल्टर और दूसरा हो गया प्रेशर फिल्टर। तो वाटर फ्लोज अंडर ग्रेविटी, वाटर फ्लोज अंडर प्रेशर, मतलब बाय पंपिंग लिख दो हम, बाय इसके द्वारा याद रखने के लिए, बाय पंपिंग। तो ये वाले जो होते हैं ना, इसमें ज़्यादा पानी भाई ग्रेविटी के कारण ज़्यादा तो अपने आप ही जाएगा धीरे धीरे, तो बहुत कम पानी अपना फिल्टर हो पाएगा। लेकिन अगर पंपिंग कर रहे हैं अपन तो जल्दी से पानी आ जाएगा, तो ज़्यादा पानी अपना पंप हो पाएगा, तो ज़्यादा पानी अपना फिल्टर हो पाएगा। तो ग्रेविटी फिल्टर अपने दो प्रकार के होते हैं, एक तो जिनकी जो रेट होती है बहुत कम होती है, उसको बोलते हैं स्लो सैंड फिल्टर। स्लो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है कम होती है। सैंड इसलिए बोलते हैं अपन इसमें सैंड का यूज़ करते हैं मेटेरियल के रूप में, और फिल्टर तो है ही है, तो इसको अपन शॉर्ट में SSF बोलते हैं, या फिर अपन को SGSF भी बोलते हैं, स्लो ग्रेविटी सैंड फिल्टर। ठीक है ना। इसको अपन RSF बोलते हैं, रैपिड सैंड फिल्टर। मतलब इसमें क्या होता है, जो इसकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होती है ज़्यादा होती है, इसलिए अपन इसको रैपिड बोलते हैं। सैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेटेरियल के रूप में सैंड का यूज़ करते हैं, और फिल्टर। तो ये अपना कौन सा, रैपिड सैंड फिल्टर, RSF, या फिर अपन इसको RGSF भी बोलते हैं, रैपिड ग्रेविटी सैंड फिल्टर, क्योंकि ये ग्रेविटी फिल्टर का ही एक टाइप होता है। तो अपने दो प्रकार के हो गए। तो भाई देखो, ग्रेविटी फिल्टर, प्रेशर फिल्टर, सबसे कम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन स्लो सैंड फिल्टर की, फिर रैपिड सैंड फिल्टर की, उसके बाद में प्रेशर फिल्टर की। वो अपने कैसे होंगे, वो अपने पंपिंग पर डिपेंड करेंगे, ये दोनों ग्रेविटी पर। अब बात आती है कि फिल्टर में क्या होता है ऐसा कि सारी सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। ठीक है ना भाई, फिल्टर में अपने फाइन पार्टिकल जो वो भी रिमूव हो रहे हैं, फिल्टर में अपने जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ वो भी रिमूव हो रहा है, फिल्टर में जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर है वो भी रिमूव हो रहे हैं, और फिल्टर में जो हमारे डिजॉल्व सॉल्ट्स या मिनरल्स हैं वो भी रिमूव हो रहे हैं। सारी चीज़ें कैसे एक साथ रिमूव हो सकती हैं, इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। तो भैया समझ लेना तसल्ली से, क्योंकि वर्किंग प्रिंसिपल दोनों ही फिल्टर का, तीनों ही फिल्टर का लगभग सेम होता है, लेकिन फिल्टर की जो डिज़ाइनिंग है वो तीनों की अलग अलग होती है। उसके अंदर मटेरियल तो वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन साइज़ पार्टिकल्स का अलग होता है, और भी चीज़ें काफ़ी सारी अलग होती है। तो मैं आगे तो क्या इन दोनों के डायग्राम बनाऊंगा आपको, स्लो सैंड के, रैपिड सैंड के, तो इनका प्रिंसिपल समझ लो कैसे काम करते हैं ये, इसको तसल्ली समझना आप। देखो भाई, ये अपना फिल्टर है, ठीक, ऊपर ही ऊपर है हमारे फाइन पार्टिकल्स, उससे नीचे थोड़े कोर्स, उससे नीचे थोड़े कोर्स, ऐसे मान लो ऊपर अपना सिल्ट है, फिर उसके बाद में सैंड है, उसके बाद में अपने ग्रेवल्स है। क्लियर है कि नहीं। पहले मैं किसी की भी बात करो आप, चाहे RSF चाहे SSF, अभी क्या होता है अपन मोटा मोटा देख रहे हैं बस। भाई पानी ऐसे आया, ऊपर से पानी अपन ने छोड़ दिया, ऊपर से पानी नीचे आएगा, नीचे जा कर के फिर पानी आउटलेट के द्वारा बाहर चला जाएगा। तो ये अपना प्रोसेस है। फिल्टर बेड था, पानी ऊपर से आया, यूँ चला गया। अब जो पानी जा रहा है, जो आ रहा है वो है रॉ वाटर, जो अपना रॉ वाटर या सेडिमेंटेड वाटर, जो सेडिमेंटेशन टैंक से आ रहा है, जा रहा है वो अपना फिल्टर्ड वाटर है, वो अपना फिल्टर हो चुका है। तो ऐसा क्या हुआ कि पानी हमने उन पत्थरों पर से गुजारा, कंकड़ पत्थर पर से, और पूरा पूरा पानी फिल्टर हो गया। देखो भैया क्या होता है, जैसे ही पानी ऊपर से आया तो पानी के पास काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे और ऑर्गेनिक मैटर था। तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर था वो क्या है, फिल्टर बेड के जो ऊपर ऊपर की लेयर है ना, सैंड की जो लेयर है, उस लेयर पर वो चिपकने लगे। कौन से, ऑर्गेनिक मैटर। तो चिपक करके क्या है, उन्होंने एक लेयर बना ली जिसको अपन सिमुजैक लेयर बोलते हैं। ठीक, अब वो जो लेयर है, जैसे अपनी काई जम जाती है ना, बिल्कुल ऐसे समझिए आप कि काई जम चुकी है ऊपर वाली लेयर पर। ठीक है, आपने देखा भी होगा जब कभी भी अपन कहीं पर पानी कॉन्टिन्यूसली बहता है ना, चाहे किसी हैंडपम्प के पास देखो, किसी नल के पास देख लो, तो आप वहाँ पर अपने आप काई जम जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पानी में कुछ ऑर्गेनिक मैटर है जो वहाँ पर है, और ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म करने के लिए क्या आते हैं आसपास से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो फैकल्टेटिव, एरोबिक, अनारोबिक, कोई से भी हो सकते हैं। तो वो आते हैं, वो आकर के उस लेयर को ख़त्म करते हैं। तो भाई ऊपर क्या है, एक सिमुजैक लेयर बन चुकी है। अब वो जो लेयर है सन की डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो सन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस लेयर को खाते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर तो ऊपर चिपक चुका है, और ऑर्गेनिक मैटर को कौन खा रहे हैं, उसी पानी में मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो उसको खाने लगे। वो खाने के बाद में वो खुद को भी एंड में ख़त्म कर लेते हैं। जब उनको भोजन नहीं मिलता वो खुद भी नष्ट हो जाते हैं। तो देखो दो चीज़ तो ये रिमूव हो चुकी है कि कौन कौन सी हमारी, एक तो ऑर्गेनिक मैटर और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो लेयर थी उसको बोलते हैं सिमुजैक लेयर। अब बाकी क्या है, पानी जो नीचे जा रहा है ना, तो ऊपर तो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, उससे नीचे थोड़े बड़े, उससे नीचे थोड़े बड़े। तो जो पार्टिकल्स थे उसमें क्या होगा, एक तो
जो अपने बेड के अंदर जो पार्टिकल्स है ना, जैसे मान लो ये पार्टिकल है हमारे बेड के अंदर, ये ठीक है सैंड के, तो ऊपर से पानी के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड आ रहा है, फाइन, वो यहाँ पर बीच में अटक गया, इनके जो वॉइड्स है वॉइड्स में अटक गया, ये यहाँ अटक गया, ये यहाँ अटक गया। भाई सस्पेंडेड सॉलिड भी तो सॉलिड ही है, और अंदर क्या है वो बजरी वगैरह सैंड वगैरह वो भी तो सॉलिड है। तो बजरी वगैरह सैंड के जो वॉइड्स हैं उसमें वो ऊपर से पार्टिकल आ रहा था वो अटक चुका है, और जो नहीं अटका वो धीरे धीरे करते करते कहाँ पहुँच जाएगा, बॉटम में पहुँच जाएगा। जो बॉटम में पहुंच रहा है उसको तो बोलेंगे अपन सेडिमेंटेशन, की पार्टिकल जो था ऊपर से आता आता नीचे सेटल हो गया उसको बोलेंगे सेडिमेंटेशन। और जो पार्टिकल रास्ते में ही वॉइड्स में अटक चुका है उसे बोलेंगे मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग का मतलब है उसको फंसाना, ठीक, उसको जकड़ना। क्लियर है कि नहीं? तो देखो कौन कौन से प्रोसेस हो गए, एक तो हो गया अपना कौन सा, ऊपर लेयर बनी हमारी जिससे ऑर्गेनिक मैटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों रिमूव हो गए। और क्या हुआ, पार्टिकल पानी नीचे आ रहा था तो पार्टिकल उनके वॉइड्स में अटक गए, उसको बोलते हैं मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण हमारे जो बहुत ही स्मॉल सस्पेंडेड सॉलिड थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं। और क्या हुआ, कुछ पार्टिकल जो अटके नहीं थे वो नीचे बॉटम में जाकर के बैठ जाएंगे, उसे बोलेंगे सेडिमेंटेशन। इसके कारण क्या हुआ, जो हमारे स्मॉल पार्टिकल थे सस्पेंडेड वो रिमूव हो चुके हैं। और क्या बचा, और क्या होता है इसके अंदर, जो हमारे बेड जिसका हमने बनाया जिन पार्टिकल का, उनके ऊपर चार्ज रहता है प्लस माइनस, ठीक है ना। तो ऊपर से जो पानी आ रहा, पानी में सॉल्ट्स हैं तो घुले हुए हैं डिजोल्व सॉल्ट्स, या डिजोल्व सॉलिड घुले हुए हैं तो उनके ऊपर चार्ज 100% होगा। मान लीजिए NaCl है तो Na+Cl- है। तो जो हमारा बेड बना हुआ है ना जिन पार्टिकल का, उन पर भी चार्ज है, पानी में जो आ रहे हैं उन पर भी चार्ज है। तो वो जो चार्ज वाले सॉलिड्स हैं या सॉल्ट्स हैं वो इन पार्टिकल के चिपक जाते हैं। तो Na+ जो है माइनस वाले चिपक गया, Cl- प्लस वाले चिपक गया। तो जो सॉल्ट्स थे ना हमारे वो वहीं पर ही अटक करके रह गए, चिपक करके रह गए। इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइटिक इफेक्ट, कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स का जो इफेक्ट है प्लस माइनस से जुड़ेगा, माइनस प्लस से। तो डिजोल्व सॉल्ट्स या डिजोल्व मिनरल्स जो थे वो भी हमारे फिल्टर के अंदर अंदर ही रुक चुके हैं। तो जो पानी जो निकल रहा है फिल्टर के बाद में वो अपना बिल्कुल कैसा निकल रहा है, पोर्टेबल या ड्रिंकिंग वाटर निकल रहा है। तो क्लियर है कि नहीं? तो 4 प्रकार के प्रोसेस होते हैं हमारे इस वर्किंग के अंदर। तो इसकी वर्किंग ऑफ फिल्ट्रेशन किस तरह से काम करता है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। फिल्ट्रेशन में इन 4 क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी। पहली तो है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, जो मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे पार्टिकल्स वॉइड्स में अटक जाते हैं, इसको अपन मैकेनिकल स्ट्रेनिंग कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये अपन शॉर्ट में लिखा है। तो मैकेनिकल स्ट्रेनिंग से आपके माइंड में आना चाहिए पार्टिकल जो है छोटे छोटे रुक चुके हैं वॉइड्स के बीच में, उसे बोलेंगे मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। क्या होता है इससे, इट रिमूव्स वेरी फाइन सस्पेंडेड सॉलिड। SS का मतलब है सस्पेंडेड सॉलिड। उसके बाद क्या है, कुछ पार्टिकल जो रुके नहीं थे वो नीचे बैठ जाते हैं, सेडिमेंटेशन। क्या होता है, रिमूव्स स्मॉल सस्पेंडेड सॉलिड्स। उसके बाद बायोलॉजिकल चेंजेस, ये क्या होता है, ऊपर एक लेयर बनती है ऑर्गेनिक मैटर की, उसको माइक्रो खाता है तो दोनों चीज़ें खत्म हो जाती हैं। रिमूव्स ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो, तो जहाँ पर भी ये OM लिख रहा है उसका मतलब है ऑर्गेनिक मैटर, और वो माइक्रो O लिख रहा है उसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चौथा है इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस, ये क्या है भाई, रिमूव्स मिनरल सॉल्ट्स एंड डिजोल्व सॉलिड्स। जो हमारे मिनरल सॉल्ट्स थे और डिजोल्व सॉलिड वो इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस के कारण, मतलब प्लस तो माइनस से जुड़ जाएगा, माइनस प्लस से जुड़ जाएगा, तो वो भी रिमूव हो चुके हैं। तो ये हमारे 4 प्रकार के प्रोसेस थे जो इसके अंदर होते हैं। तो भाई चाहे मैं बात करूँ रैपिड की, चाहे बात करूँ स्लो की, दोनों में यही क्रियाएं होती हैं। प्रेशर फिल्टर में भी यही क्रियाएं होती हैं। क्लियर है कि नहीं? तो इन क्रियाओं के कारण ही जो पानी है उससे इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो पाती हैं। तो ये बात आपको क्लियर हुई क्या नहीं हुई? अब अपन क्या करेंगे, ये तो मैंने वर्किंग लिखी थी, अब अपन इन फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे, दोनों के बारे में, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर। तो पहले तो मैं स्लो सैंड फिल्टर का डायग्राम बनाऊंगा, फिर मैं बनाऊंगा रैपिड सैंड फिल्टर का डायग्राम, और इन दोनों की वर्किंग बता दूं किस तरह से क्या होता है इसके अंदर, और थोड़ा बहुत उनके बारे में अपन लिख लेंगे। फिर जो मेन चीज़ है ना, इन दोनों डायग्राम बनाने का मकसद मेरा केवल इतना सा कि आपको समझ में आए कि किस तरह से पानी जाता है और कहाँ से पानी निकलता है, कहाँ पर चीज़ें ये सारी इफेक्ट्स होते हैं, बस इतना सा मकसद है। तो उन दोनों डायग्राम को देख करके अपन कंपेरिजन, उसके बाद में फिर जो मेन चीज़ है ना वो है टेबल। जो मैं टेबल बनाऊंगा, एक तरफ तो लिखूंगा SSF, उसके सारी चीज़ें, और दूसरी तरफ RSF। तो दोनों में आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा, वो याद रखना है डिफरेंस भी। तो डिफरेंस टेबल बनाएंगे अपन जो आपको याद रखने में ईजी हो, और उस पर से क्वेश्चंस बनते हैं 100%। वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप इसको उतारें, मैं उसके बाद फिर वो डायग्राम बनाता हूँ, आप इसको उतार लें एक बार। तो भैया मैंने उतार दिया अपना स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर दोनों के डायग्राम।
तो पहले तो अपन देखते हैं भाई स्लो सैंड फिल्टर के जो वर्किंग है क्या होती है। वर्किंग तो मैंने बता दी, दोनों की सेम ही होती है, उसमें क्या क्या काम होते हैं वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, कि दोनों में वही प्रोसेस होता है। जो पार्टिकल है ऊपर से आएगा और कुछ तो हमारा मैकेनिकल स्ट्रेनिंग के कारण वॉइड्स में रुक जाएगा, और कुछ जो पार्टिकल्स हैं हमारे बच्चे कुछ है वो सेडिमेंट हो जाएंगे। और जो ऊपर है ऑर्गेनिक मैटर की एक लेयर बनेगी जिसको सिमोजेक लेयर बोलते हैं अपन, और उस लेयर के ऊपर क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म रुकेगा, उसको खाएगा, दोनों है आपस में खत्म हो जाएंगे। बाकी बच्चे कुछ डिजोल्व सॉल्ट्स क्या करेंगे, मिनरल सॉल्ट्स पार्टिकल्स के चार्ज पर चिपक करके वहीं पर रिमूव हो जाएंगे। तो जो पानी हमको ट्रीटेड वाटर प्राप्त होगा उस पानी को अपन डिसइंफेक्शन प्रोसेस के लिए आगे भेजेंगे। तो देखो स्लो सैंड फिल्टर ये है, इसमें क्या होता है, ये अपना इनलेट चैम्बर है, यहाँ से पानी नीचे अपन ने कंक्रीट का बेस दिया हुआ है, ये इनलेट चैम्बर है, यहाँ से पानी आएगा और ये ऊपर जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यहाँ से पानी आया या रुका, इसका हेड बढ़ता जाएगा, फिर यहाँ से पानी अंदर जाएगा। ये अपना फिल्टर है, ये सैंड है ऊपर 90 से 110 सेंटीमीटर की जो लेयर है ये सैंड की है। सैंड के नीचे ग्रेवल की लेयर है 30 से 60 सेंटीमीटर डेप्थ की, और ये जो ग्रेवल की लेयर है ना 30 से 60 सेंटीमीटर डेप्थ की, ये ग्रेवल लेयर लिखा हुआ है मैंने। तो इसमें जो ग्रेवल है ऊपर तो छोटे हैं, धीरे धीरे बड़े, तो ऊपर से ही देखें अगर अपन तो ये फाइन पार्टिकल और ये धीरे धीरे पार्टिकल साइज बढ़ता जा रहा है। तो ऊपर रखना है छोटा, नीचे रखना है बड़ा। तो ग्रेवल भी क्या है, पहले छोटे हैं, फिर बढ़ते 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 ये लार्ज हो गए। और फिर उसके बाद में क्या है, नीचे नीचे ड्रेन्स बने हुए हैं। ड्रेन्स का मतलब ऐसे पाइप लगे हुए हैं काफ़ी सारे इस बेड के नीचे, जो पानी नीचे जाएगा तो इन पाइप्स में से होता हुआ कहाँ पर चला जाएगा पानी, ये इस वाले चैम्बर में। ठीक है ना, तो ये पानी यहाँ से छन करके आएगा, यहाँ से ये तो ड्रेन से होता हुआ इस वाले चैम्बर में जाएगा, आउटलेट चैम्बर में, और यहाँ से अपन पानी को बाहर निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर देते हैं, क्यों, क्योंकि फिर छोटे मोटे फिर भी थोड़े बहुत पार्टिकल रह गए हैं, तो यहाँ तक तो पहुँचेंगे नहीं, पार्टिकल्स यहीं पर रुक जाएंगे। यहाँ से अपन को शुद्ध ट्रीटेड वाटर अपन को प्राप्त होगा। तो इसमें क्या होता है वो तो मैं आपको बता ही दिया, किस तरह से कौन कौन से वर्किंग प्रिंसिपल होते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, पानी यहाँ से जाएगा, ऊपर रुकेगा, ये यूँ जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा। तो देखो भाई, इसमें इनलेट के द्वारा, ये अपने ड्रेन्स हैं, इसमें इनलेट के द्वारा प्लेन सेडिमेंटेड वाटर को इनलेट चैम्बर में भेजते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसके अंदर अपन कौन से वाटर का यूज़ करते हैं, इसमें अपन कोगुलेशन वाले वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, इसमें केवल और केवल प्लेन सेडिमेंटेड वाटर का यूज़ करते हैं। मतलब स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, उसके बाद में फिर स्लो सैंड फिल्टर। ऐसा क्यों भाई, कोगुलेशन वाले का यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन करते हैं तो उसमें जेल प्रेसिपिटेट बनते हैं, और वो जेल प्रेसिपिटेट अगर आ गए पानी के साथ तो वो ऊपर रुकेंगे, तो सैंड जो है बिल्कुल बारीक बारीक छेद है, तो वहीं पर चौक हो जाएगी तुरंत ही। है चौक का मतलब क्लॉग हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए अपन कोगुलेशन एडेड का यूज़ नहीं करते, केवल प्लेन सेडिमेंटेड वाटर का यूज़ करते हैं। इसमें इनलेट के द्वारा प्लेन सेडिमेंटेड वाटर को इनलेट चैम्बर में भेजते हैं, यहाँ भेज दिया, जहां से पानी सैंड व ग्रेवल से गुजरता हुआ, इन दोनों से गुजरता हुआ ड्रेन के माध्यम से आउटलेट चैम्बर में पहुंच जाता है, और यहां से आउटलेट के द्वारा ट्रीटेड पानी को प्राप्त किया जाता है। तो ये सिंपल सी वर्किंग थी किसकी, हमारे स्लो सैंड फिल्टर की। इसमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होती है, कम होती है। इसमें क्या होती है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा। क्यों होती है, इसमें जो हमने सैंड का साइज लिया है ना, वो हमने बहुत ही कम ले रखा है। ठीक है ना, इसमें जो साइज लेते हैं सैंड पार्टिकल का, वो साइज लेते हैं अपन बड़ा, उसमें साइज अपन लेते हैं छोटा। इसमें 0.2, 0.3, इसमें 0.5 के समथिंग अपन लेते हैं, तो थोड़ा बड़ा साइज है, बड़े वॉइड्स होंगे तो ज़्यादा फिल्टर हो पाएगा। लेकिन फिल्टर तो ज़्यादा हो जाएगा इसके अंदर पानी, अगर वहाँ से हमको 1000 लीटर मिल रहा है घंटे में, यहाँ से अपन को 2000 मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फिर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जब बड़े पार्टिकल आप यूज़ करें तो वॉइड्स भी बड़े होंगे, तो छोटे छोटे पार्टिकल जो वॉइड्स में रुक रहे थे वो रुकेंगे ही नहीं, वो सीधा बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ से जो अपन को पानी प्राप्त होगा ट्रीटेड वाटर, वो ज़्यादा शुद्ध नहीं होगा, उससे अपन को ज़्यादा शुद्ध होगा। मतलब एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। तो इसमें देखते हैं क्या होता है भाई। देखो इसमें काफ़ी सारे वाल्व लगाते हैं, वाल्व तो आप जानते ही हो। ये 1 नंबर वाल्व है जो इनलेट चैम्बर में जा रहा है, ये 2 नंबर है यहीं से निकलता हुआ, और ये किससे कनेक्टेड है, गटर या कहा जाए ड्रेन, जो हमारे हाउस ड्रेन होते हैं ना, नाली का पानी, वहाँ से कनेक्टेड है। ये अपना बेस बना हुआ है कंक्रीट का। उसके बाद में ये भी दीवार है, ऊपर हमने ये क्या बना रखे हैं, वॉश वाटर ट्रफ। ट्रफ क्या होता है, ऐसी संरचना होती है, प्लेट्स होती हैं वर्टिकल, और नीचे से ऐसी, कि नीचे से पानी इन प्लेट्स में जाए और पानी ऊपर से जा सके, कहाँ पर, इधर कूद सके पानी। ठीक है ना, तो ये पानी यहाँ से जा करके यूँ जा सकता है वापस ऐसे। तो ये अपनी वॉश वाटर ट्रफ हैं, प्लेट्स हैं। उसके नीचे क्या है, अपनी 60 से 90 सेंटीमीटर हाइट की सैंड की लेयर है, उसके नीचे ग्रेवल। वैसे ही रखेंगे, पहले सैंड, फिर ग्रेवल में छोटे ऊपर और बड़े नीचे। उसके नीचे ये अपना ये ड्रेन है, और ड्रेन ये ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये यहाँ से होता हुआ ये नीचे जा रहा है, ये अपना आउटलेट है, मतलब फिल्टर वाटर। यहाँ से अपन को क्या प्राप्त हो रहा है, फिल्टर वाटर प्राप्त हो रहा है। यहीं पर हमने इस आउटलेट को, इस ड्रेन को हमने एक वाल्व से और कनेक्ट किया हुआ है,
जो वाल्व सीधा कहाँ जा रहा है, गटर में। मतलब अगर अपन 4 नंबर को बंद कर देंगे, इसको खोल दिया, तो पानी जो ट्रीटेड वाटर आ रहा है ना, वो यहाँ ना जा करके कहाँ चला जाएगा, नाली में। इन सबके अपने अपने काम हैं। एक क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये ग्रेवल, ग्रेवल से ही हमने क्या कर रखा है, इसको हमने एक एयर कंप्रेसर से जोड़ा हुआ है। यहाँ पर एक पाइप है एयर कंप्रेसर का और यहाँ पर क्या है, वाल्व है। ऐसे ही हमने इसके नीचे ग्रेवल के नीचे बेस को किससे जोड़ा हुआ है, हमने वॉश वाटर स्टोरेज टैंक। मतलब ये टैंक है जिसमें पानी है, ये टैंक है जिसमें एयर है। तो यहाँ से तो अपन पानी को भेजते हैं, यहाँ से अपन एयर को भेजते हैं। इसमें ऐसा क्यों करते हैं वो सब कुछ देखते हैं अपन। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो अपन ने पानी को 1 नंबर वाल्व को हमने खोल दिया और 4 नंबर को खोल दिया, बाकी 2, 3, 5, 6 सबको बंद कर दिया। बंद है सारे। पानी यहाँ से गया, ये पानी नीचे गया, फिल्टर होता हुआ कहाँ पहुँचा, नीचे पहुँचा, नीचे पहुँच करके और ये पानी 4 नंबर से बाहर आ गया। हमको मिल गया भाई फिल्टर्ड वाटर। सारे वाल्व बंद थे, ना तो पानी यहाँ से जा सका वापस, ना यहाँ से वापस जा सका, ना वहाँ से। तो ये अपना प्रोसेस था सिंपल। तो शुरू में वाल्व नंबर 1 व 4 को ओपन करके बाकी सभी वाल्व को बंद किया जाता है। 1 से पानी को फिल्टर तक पहुँचाते हैं, व 4 से फिल्टर्ड वाटर प्राप्त करते हैं। सिंपल सा काम हो गया, बस इतना सा प्रोसेस था। फिर इनके बाकी वाल्व के क्या यूज़ है भाई, देखो आपने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आपने यूज़ किया, यूज़ करते करते क्या हो जाएगी, जो गंदगी है, इम्प्योरिटीज़ रुकने लगेंगी ऊपर, और ये क्या चौक होने लग जाएगा। जब ये चौक हो जाएगा तो पानी नीचे जाएगा ही नहीं, पानी सारा यहीं पर भरा जाए, पानी नीचे जाएगा नहीं। तो अपन को क्या है, साफ़ करना पड़ेगा, हमारा जो फिल्टर है उसको साफ़ करना पड़ेगा। अब फिल्टर को साफ़ कैसे करें, या तो पूरे पूरे मटेरियल को हटाएं फिर पूरा पूरा डालें, वो तो नया ही बन गया। ऐसा नहीं करते। तो साफ़ कैसे करते हैं, इस वाले केस में कैसे साफ़ करते हैं, इस वाले केस में ऊपर की 1.5 से 3 सेंटीमीटर की जो लेयर उसको खुरच देते हैं अपन, स्क्रैप करके फिर अपन उसको हटा देते हैं और नई लेयर डाल देते हैं। इसमें तो ये करते हैं सिंपल सा स्क्रैपिंग के द्वारा। और इसमें क्या करते हैं, इसमें ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसमें तो सारे के सारे पार्टिकल्स के वॉइड्स बड़े बड़े हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी साइज़ की आपने सैंड ली है, पार्टिकल साइज़ बड़े, तो आपको खुरचते खुरचते पूरी खुरचनी पड़ जाएगी, क्योंकि इसमें गंदगी क्या है, यहाँ पर भी रुकी हुई है हर जगह और ज़्यादा मात्रा में रुकी हुई है। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में अपन गंदगी को हटाने के लिए नीचे से पानी वापस ऊपर भेजते हैं, बैक वॉशिंग करते हैं। तो बैक वॉशिंग करेंगे तो गंदगी ऊपर चली जाएगी, और गंदगी ऊपर पहुंचकर कहाँ पहुंचेगी, ये जो अपने ट्रफ है यहाँ से होती हुई गंदगी इसी इनलेट चैम्बर में चली जाएगी ओवरफ्लो होकर के। और फिर अपन क्या कर देंगे, ये वाला वाल्व खोल देंगे 2 नंबर का, 2 नंबर खोल के गंदगी सीधी गटर में। तो अपन इसमें क्या करते हैं, इसमें अपन बैक वॉशिंग के द्वारा इसमें फिल्टर को क्लीन किया जाता है, और इसमें स्क्रैपिंग के द्वारा, ठीक है, खुरच करके। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, एयर भी भेजते हैं, जैसे कंप्रेस्ड एयर से जो चिपकी हुई है ना पार्टिकल से, वो गंदगी हट जाए, और वाटर भेजते हैं, एयर वाटर दोनों चीज़ों को भेजते हैं। तो उस वाले केस में आप क्या करोगे, 1 नंबर को बंद करोगे और 4 नंबर को बंद करोगे, बाकी सारे आप खोलोगे। तो 5 और 6 से तो क्या करोगे, एयर और वाटर भेजोगे वापस, जो पानी यहाँ पर जाएगा फिर वो पानी वापस आएगा, और फिर उसके बाद में आप 2 नंबर से पानी को सीधा गटर में। तो यह आपकी बैक वॉशिंग हो चुकी है। तो बैक वॉशिंग के लिए मैंने ये लिखा हुआ है, देखो डैश लगा, जब फिल्टर चौक हो जाता है तब बैक वॉशिंग की जाती है। इस दौरान 1, 3, 4 को बंद रखा जाता है और 2, 5, 6 को खोलते हैं, 2, 5, 6 को खोलते हैं, ठीक है। 5 व 6 से कंप्रेस्ड एयर और वॉश वाटर को फिल्टर में भेजा जाता है, 5, 6 से तो इन दोनों को भेज दिया। जहां से बैक वॉशिंग के बाद पानी ट्रफ की सहायता से वाल्व नंबर 2 के माध्यम से गटर ड्रेन में चला जाता है, इनकी सहायता से यहां से होता हुआ गटर ड्रेन में चला जाता है, ठीक है ना। अब ये जा चुका है। तो 3 नंबर वाल्व का तो यूज अभी तक हुआ ही नहीं, सारे वाल्व का यूज होगा, 3 नंबर का कोई यूज नहीं हुआ। तो 3 का क्या यूज है। अब जब आप बैक वॉशिंग कर दोगे, उसके बाद में जब आप पानी का यूज करोगे ना, तो आपने पानी भेजा, वही 1 और 4 को खोल दिया मान लो, तो आपने जब 1 से भेजा, 4 से ले रहे हो ना पानी, तो आपको गंदा पानी मिलेगा। क्यों, क्योंकि भैया बैक वॉशिंग करी तो सारे पार्टिकल हिल चुके हैं, थोड़ी बहुत गंदगी आएगी, यही बजरी आपको वापस मिलने लगेगी। तो ये ऐसा तो अपन नहीं चाहते। तो क्या करेंगे और वो गंदगी मिलती रहेगी क्या, नहीं, थोड़ी बहुत देर मिलेगी, ठीक है। 100, 200, 500 लीटर पानी साफ हुआ, उसके बाद में फिर वो अपना पानी फिर से सारा सिस्टम सेट हो जाएगा और अपना पानी फिर से वही प्योर वाटर मिलने लगेगा। तो जो स्टार्ट में जो हम पानी भेज रहे हैं, तो जो गंदा पानी आ रहा है उसका क्या करें, तो उसको फिर से गटर में भेजा जाता है। तो कैसे भेजेंगे, 1 नंबर खोल दिया और 3 नंबर खोल दिया, बाकी सारे बंद कर दिए। पानी यहाँ से यूँ आया, यूँ फिल्टर होकर के, और फिर ये नीचे का इसका हम यूज़ नहीं करना चाह रहे, इसलिए 4 को तो बंद कर दिया, 3 को खोल दिया, पानी सीधा गटर में। वही बात लिखिए, बैक वॉशिंग के बाद वाल्व नंबर 1 व 3 को खोला जाता है, बाकी सभी को बंद कर देते हैं, जहां वाल्व 3 से ट्रीटेड गंदे पानी को गटर में भेजते हैं। ये मैंने ट्रीटेड गंदा लिखा है,
ट्रीट किया हुआ है लेकिन गंदा है। क्यों? क्योंकि बैग वॉशिंग के जस्ट बाद में यूज़ कर रहे हैं और कुछ समय बाद, लेकिन जैसे ही पानी साफ आने लगेगा, साफ पानी आने पर 3 को बंद करके 4 को खोल दिया जाता है, जिससे साफ ट्रीटेड वाटर प्राप्त होता है। तो ये अपने कंप्लीट वर्किंग थी किसकी, स्लो सेंट फिल्टर की, रैपिड सेंट फिल्टर की। तो आपको एक पिक्चर माइंड में सेट हो जाए कि किस तरह से ये वर्क करते हैं, कौन कौन से इसमें प्रोसेस होते हैं और इनके अंदर क्या क्या चीज़ अपन यूज़ करते हैं। इनकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी डिफरेंस टेबल में मैं लिखूंगा। हर एक चीज़ को माइंड में ये चीज़ मत रखना कि सर इसमें ग्रेवल कितनी होती है, कितनी होती है, सब कुछ लिखूंगा मैं टेबल में, और वो टेबल के हर एक पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आप इसको उतार लीजिए, मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ। ठीक है भाई, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इन दोनों के डिफरेंस टेबल को देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।